हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद एसक्यूएल क्वेरीज फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो क्लास 12 2020-21 वाली सिलेबस पीडीएफ मैंने ओपन की हुई है फिलहाल, और उसका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक आपके सामने है, जिसमें आपको जो फर्स्ट यूनिट है वो 30 मार्क्स की है और जो सेकंड यूनिट है वो हमारी 25 मार्क्स की है। फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चल रही है हमारी वो सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट की 7 वीडियोस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं और आज ये हमारी 8th वीडियो है। और इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हमारी सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब कंप्लीट, क्योंकि मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट है। यहाँ से हमारी सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट हो रही है। इस सेकंड यूनिट से हमने एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो सारे कर लिए हैं। हमने क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा यूजिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग ऑर्डर बाय कर लिया है। उसके अलावा हमने जॉइंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल जॉइंस, इंडेक्सेस वो सब पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा रहता है वो है सिर्फ ये 3 पार्ट, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन एंड डेट फंक्शन। हालांकि देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कितने सारे फंक्शंस हैं, बट ये बहुत ही छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, एक एक लाइन के फंक्शंस हैं, इसलिए इनमें टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगता और हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये हमारे कवर हो जाए। इसको करने के बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा 2020-21 वाला सेशन है उसकी हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखिए, यूनिट 1 जो है वो आपकी 30 मार्क्स की एग्जाम में आती है और यूनिट 2 जो है वो 25 मार्क्स की एग्जाम में आती है। तो आउट ऑफ 70 55 मार्क्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। थर्ड यूनिट 7 मार्क्स की और फोर्थ यूनिट जो है वो 8 मार्क्स की, यानी कि सिर्फ 15 मार्क्स बचेंगे 70 में से, बाकी 55 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। लॉकडाउन चल रहा है, समर वेकेशन है, क्लासेस हो नहीं रही हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से। तो ये आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि आप इन वीडियोस की हेल्प से अपने 55 मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत रहे और ज्यादा मेहनत आपको उन पे ना करनी पड़े। तो आज की वीडियो के बाद आपका इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा 19-20 वाला बैच है, जिनका एग्जाम अभी आईपी का हुआ नहीं है, 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक्सप्लिसिटली अगर आप देखो तो जो फंक्शंस हैं एसक्यूएल के वो 12th क्लास में इंक्लूडेड नहीं है 19-20 वाले बैच में, लेकिन ये फंक्शन वो लोग अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो 11th क्लास का सिलेबस होता है वो हमेशा 12th के लिए प्री रिक्विजिट रहता है, यानी कि उसके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो इस वजह से हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसी कोई भी क्वेरी मिल जाए जिनमें आपको इन फंक्शंस को यूज करना पड़ जाए, तो आपको इन फंक्शंस की नॉलेज होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये 2019-20 और 2021 दोनों ही बैचेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ मुझे फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आपको समझ आ रही है या नहीं। और जब भी आप कभी भी वीडियो देखते हैं, आपको अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ने हैं? एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, और वो भी 3 तरीके के फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से? स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथ फंक्शंस एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस। ये देखिए, यहाँ से हमें मैथ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, हमें टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और हमें डेट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इन तीनों तरह के फंक्शंस के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, एक बार हम फंक्शंस का ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस जो हैं होते क्या हैं। फंक्शंस जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। हमारा जो एसक्यूएल है उसमें
इनमें सेट ऑफ कमांड्स होती है जो कि कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करती है और हमें रिजल्ट के रूप में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देती है। ठीक है, फंक्शंस जो हैं वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, और जितने भी आर्ग्यूमेंट उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो उन सब पे वर्क करके जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। A function is a very special type of predefined command set that performs some operation and return a single value। तो functions जो हैं वो command का predefined set होते हैं जो कि कुछ operation perform करते हैं और फिर उसका result return करते हैं। Functions operate on 0, 1, 2 or more values that are provided to them। जितनी वैल्यूज हम फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं वो उतनी ही वैल्यूज पे वर्क करते हैं। एंड द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। और जो वैल्यूज फंक्शंस में प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें हम पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम पाइथन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है फंक्शंस को, और फंक्शंस जो है क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सबको पता है। MySQL functions have been categorized into various categories such as string functions, mathematical functions, date and time functions and so on। जितने भी MySQL functions हैं उन्हें हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। Some SQL functions offer a MySQL offers a big bucket of functions, yet in this discussion we shall remain limited to some common functions। हालांकि जो MySQL सॉफ्टवेयर है वो हमें फंक्शंस की बहुत ही वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, बट हम सिर्फ उतने ही पढ़ेंगे जितने की हमारे सिलेबस में है। अब इसके साथ एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, अभी तक हमने डाटाबेस की जितनी भी वीडियोस बनाई, जो हमारी प्रीवियस 7 वीडियोस हैं, तो मैंने हर वीडियो में आपको प्रैक्टिकल साथ साथ करके दिखाया है। बट प्रैक्टिकल के लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो यूज किया था। अब ये जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ MySQL सॉफ्टवेयर के लिए ही डेडिकेटेड हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे वर्क नहीं करते। तो आज की क्लास में हम जो फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें से कुछ जो कॉमन फंक्शंस हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, बट कुछ फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ MySQL के अंदर डिफाइंड है वो अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली ही बता रही हूँ, उनका प्रैक्टिकल हम बाद में करके देखेंगे। और दूसरी चीज आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें प्रैक्टिकली नहीं किया तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। बुक में भी आपको इनफ एग्जांपल दिए हुए हैं कि हर फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो इसलिए आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो कॉमन फंक्शंस हैं उनका तो हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्ट्रिंग फंक्शन। The string functions of MySQL can manipulate the text string in many ways। String functions जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, वो text strings पे वर्क करते हैं और वो उन्हें अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। Some commonly used string functions are being discussed below। और अब ये जो लिस्ट हमें गिवन है ये कुछ commonly used string functions हमें यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा कैर फंक्शन। कैर फंक्शन का काम क्या होता है, रिटर्न्स द कैरेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास्ड। आप जो भी इंटीजर पास करोगे कैर फंक्शन के अंदर वो आपको रिटर्न क्या कर देगा, उसकी कैरेक्टर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर, सिंगल इंटीजर भी दे सकते हो, मल्टीपल भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोवाइड क्या करना है, इंटीजर, और रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, उस इंटीजर की कैरेक्टर वैल्यू। अगर उसकी कोई वैलिड कैरेक्टर वैल्यू है तो मिल जाएगी, अदरवाइज तो हमें उसके प्लेस पे क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिसपे कि हमने अभी तक सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो किए हैं। आज भी हम यहीं पर वर्क करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने डाटाबेसेस को ओपन किया, इसमें हमने जो डाटाबेस क्रिएट किया है जिसपे अभी तक वर्क किया है वो कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया
हमें देखना है इसमें कौन कौन से टेबल्स हैं, तो हमने टेबल्स पे क्लिक किया। तो ये सारी टेबल्स हमने क्रिएट की थी अलग अलग पर्पजेस के लिए। तो आज जो भी हमें काम करके देखना है तो उसके लिए हम कोई भी टेबल जो है वो यूज कर लेंगे। बट जब भी हमें किसी भी डाटाबेस को यूज करना होता है तो सबसे पहले हमें उसे ओपन करना पड़ता है। और डाटाबेस को ओपन करने के लिए, यूज करने के लिए एसक्यूएल में कमांड क्या होती है? यूज स्पेस डाटाबेस का नाम। हमारे डाटाबेस का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने यहाँ कमांड लिखी, इसे सेलेक्ट करके ये देखिए ये आपके सामने एग्जीक्यूट बटन है, इस पे क्लिक किया तो ये हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमें यहाँ से मैसेज मिल गया, यानी कि अब हम इस डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसमें से कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसे फिलहाल हम एक बार यहाँ डिस्प्ले करके उसका कंटेंट देख लेंगे ताकि हम उस पे फंक्शंस जो हैं वो अकॉर्डिंगली लगा पाएं। हम EMPL टेबल ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। EMPL टेबल हम इसलिए ले रहे हैं कि जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनके लिए ये टेबल बहुत ज्यादा मतलब फैमिलियर होगी, क्योंकि हमने इस टेबल पर सबसे ज्यादा काम किया है। तो इसलिए बेटर है कि हम इसी को यूज करें जो हमसे जिससे हम सबसे ज्यादा फैमिलियर हैं। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल आ गई, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर नंबर, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, अब हमें इस पे फंक्शन अप्लाई करने हैं। अभी सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा? कैर पढ़ा। कैर के केस में हम क्या करते हैं? कैर में हमें किसी टेबल या किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ कैरेक्टर फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर देना है और वो हमें उसकी कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। अब ये भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसने जो वैल्यू डिस्प्ले करवाई है वो सही है या नहीं, तो हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे देंगे, कोई ऐसा इंटीजर दे देंगे जिसकी कैरेक्टर वैल्यू हमें पहले से पता हो। आप लोगों ने 11th क्लास में एस्काई वैल्यूज पढ़ी है, 12th में भी वही यूज होती हैं। पाइथन में जब स्ट्रिंग वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां आपने एस्काई वैल्यूज पढ़ी होंगी कि कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू 65 होती है। इसी तरीके से फिर बी की 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 और वो चलती जाती हैं। पहले सारे कैपिटल अल्फाबेट्स की आती हैं, फिर उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट्स की आती हैं, और जो सबसे लास्ट में होता है स्मॉल जेड, उसके लिए इंटीजर क्या होता है हमारा? 122। ठीक है, तो हम उसमें से कोई भी वैल्यू देके देख लेते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले दे देते हैं 66। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमें पता है 66 की कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है? बी। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो गया? बी। अब यहाँ ऊपर हेडिंग देखिए, नो कॉलम नेम लिखा आ रहा है क्योंकि हमने इसे कोई भी कॉलम नेम जो है नहीं दिया। अगर आपको इसके लिए कॉलम नेम जनरेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं एज, और यहाँ कोट्स में कॉलम नेम दे दीजिए कैरेक्टर वैल्यू। इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखिए अब इस कॉलम का नाम क्या आ गया? कैरेक्टर वैल्यू। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ जो भी इंटीजर देंगे, मान लीजिए हम यहाँ 70 दे देते हैं, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 70 की कैरेक्टर वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। तो जो भी हम यहाँ इंटीजर पास करेंगे हमें उसकी कैरेक्टर वैल्यू यहाँ से डिस्प्ले होके रिप्रेजेंट हो जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ दे देते हैं 98। अब ये स्मॉल अल्फाबेट डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये वाली रेंज जो है वो स्मॉल अल्फाबेट के लिए होती है। तो ये देखिए इसने क्या रिप्रेजेंट किया? स्मॉल। तो आई होप कैर फंक्शन की वर्किंग जो है वो सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है कि वो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉनकैटिनेट करता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स को, आप चाहे उसमें कोई भी नंबर दे रहे हो, स्ट्रिंग दे रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी आप उसमें दे रहे हो, वो उन्हें आपस में क्या कर देता है? कॉनकैटिनेट कर देता है। ठीक है, कमांड कैसे लिखोगे आप? सेलेक्ट के अंदर आप कॉनकैट मेथड लिखोगे, उसके अंदर आप उन दोनों कॉलम्स के नाम जो है वो प्रोवाइड करोगे जिन्हें आपको कॉनकैटिनेट करना है। अगर आपको किसी टेबल पे काम नहीं करना, आपके पास वैसे ही दो वैल्यूज हैं, तो आप उन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख दोगे और सेमीकोलन लगा दोगे, आपकी कमांड जो है वो
खत्म हो जाएगी और वो दोनों नाम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट होके आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको किसी टेबल पे वर्किंग करनी है तो उस केस में आपको क्या देने पड़ेंगे, कॉलम्स के नाम यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, और अगर कोई कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगा दीजिए, नहीं लगानी है तो कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसे ये देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है ये कॉलम के लिए नेम जनरेट किया है, अगर हमारी चॉइस है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो एक बार हम इस फंक्शन को करके देखते हैं। सेलेक्ट कॉन्कैट, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो सिंगल वैल्यूज भी दे सकते हैं इस तरीके से, राम कोमा लखन। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए। ठीक है, इतना काम भी आप जो है वो कर सकते हैं, बट हम जो है टेबल पे करके देखेंगे, क्योंकि टेबल पे जो क्वेरी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब टेबल पे जब हमें करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम्स के नाम देने हैं। हम कौन सी टेबल पे कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। मान लीजिए हम EMPL टेबल पे करना चाहते हैं, हम उसके कॉलम्स देख लें एक बार। यहाँ से एग्जीक्यूट किया, इसमें देखिए एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हम चाहे तो किसी को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। पहले हम ई नेम और EMP नंबर को कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, यानी कि हर एम्प्लॉय के नाम को उसके नंबर के साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। तो हम यहाँ कमांड क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई नेम कॉमा EMP नंबर। अब इसके बाद जो है हम टेबल का नाम प्रोवाइड करेंगे, तो फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा, EMPL। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज तो हम सेमीकोलन लगा देंगे, हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया, तो ये देखिए ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। और यहाँ पर देखिए क्या डिस्प्ले हुआ है, हमारा हर नेम के साथ जो है उसका एम्प्लॉय नंबर कॉन्कैटिनेट हो गया है, ज्वाइन हो गया है। तो कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है कि वो दो कॉलम्स को या दो स्ट्रिंग्स को, दो वैल्यूज को आपस में ज्वाइन कर देता है। मान लीजिए आपको एम्प्लॉय नंबर के साथ उसकी जॉब को ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देंगे, जॉब कॉलम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट किया क्वेरी को और एग्जीक्यूट, तो ये देखिए हर नेम के साथ जो है उसकी जॉब कॉन्कैटिनेट हो गई है, स्मिथ क्लर्क, अन्या सेल्समैन, सेठ सेल्समैन, महादेवन मैनेजर, इस तरीके से जो है दोनों कॉलम्स आपस में ज्वाइन हो गए हैं। अगर आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रोज में ही ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कंडीशन दे देती हूँ, वेयर सेल कॉलम था हमारे में, तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000, कि जहां सैलरी जो है वो 5000 से बड़ी है, सिर्फ उन्हीं के नाम जो है वो कॉन्कैटिनेट होके डिस्प्ले हो। और इस बार हम यहाँ जॉब के साथ साथ ज्वाइन भी ना सैलरी को कर देते हैं, ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि हमने जो कंडीशन लगाई है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो अब हम इस क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए हमने हर नेम के साथ जो है वो सैलरी डिस्प्ले हो रही है, और आप देख पा रहे होंगे सारी सैलरीज जो हैं वो 5000 से बड़ी है। अगर मैं यहाँ कंडीशन मान लीजिए 7000 लगा देती हूँ, तो उस केस में हमारी रोज जो है वो और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ एंट्रीज देखिए जो 7000 से कम है फिर वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट प्रेस किया, तो ये देखिए अब सिर्फ वही रोज डिस्प्ले हो रही हैं जहाँ सैलरी 7000 से ज्यादा थी। अब इसके साथ एक और चीज की हमारा यहाँ कोई भी कॉलम नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर आपको कॉलम नेम चाहिए तो हम यहाँ पे एज करके कॉलम एलियास जनरेट कर देंगे, कॉन्कैटिनेटेड आउटपुट। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉलम नेम जो है, जहाँ पे ये नो कॉलम नेम लिखा आ रहा है उसकी जगह क्या लिखा आएगा, कॉन्कैटिनेटेड आउटपुट। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा कॉलम नेम वही आ रहा है जो कि हमने जनरेट किया था। तो इस तरीके से आप कॉन्कैट फंक्शन में काम कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का काम क्या होता है
कि हमने जो भी इसके अंदर आर्गुमेंट प्रोवाइड किया होता है ये उस आर्गुमेंट को स्मॉल केसेस में डिस्प्ले कर देता है। यानी कि चाहे आपने इसमें कैपिटल अल्फाबेट्स दिए हों या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स दिए हों, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें किसमें मिलता है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट्स में मिलेगा। रिटर्न द आर्गुमेंट इन लोअर केस। अगर हमने जो आर्गुमेंट दिया है वो पहले से ही लोअर केस में है तो उस केस में जो है कन्वर्जन होगा ही नहीं, बट अगर वो अपर केस में है, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, तो उस केस में वो स्मॉल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसे भी करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, जैसे कॉन्कैटिनेट में था कि चाहे तो इसे आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअली कैसे अप्लाई करोगे? सिर्फ सेलेक्ट के साथ फंक्शन नेम, दैट इज सेलेक्ट कमांड लिखी, उसके बाद फंक्शन नेम लिखा लोअर, और राउंड ब्रैकेट में हम वो वैल्यू दे देंगे जिसे हमें स्मॉल केसेस में डिस्प्ले करवाना है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, कमांड कंप्लीट। अगर हमें उस कॉलम के लिए कोई नाम जनरेट करना है तो हमने एज करके कॉलम का नाम दे दिया। अब अगर हमें एक ही स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना था तो हमने ऐसे दे दी। अगर हमें दो स्ट्रिंग्स देनी होती तो कोमा लगा के दूसरी भी आप साथ साथ प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है एक ही सेलेक्ट कमांड में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर हमें टेबल पे लगाना है तो टेबल का सिंटैक्स मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो जैसे हमने ये कैर एग्जीक्यूट किया था इस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेबल पे के लिए मैं क्वेरी आपको बता देती हूँ। सेलेक्ट, उसके बाद हमें फंक्शन का नाम लिखना है, दैट इज लोअर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इसमें हम प्रोवाइड करेंगे उस कॉलम का नाम जिसे हमें लोअर केस में डिस्प्ले करवाना है। हम टेबल कौन सी यूज कर रहे हैं? EMPL, तो हम यहाँ के कॉलम्स देख लेते हैं पहले। अब इंटीजर्स को तो ऑब्वियसली स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले करवा नहीं सकते, और यहाँ पे जो ये सिर्फ ई नेम और जॉब, दो कॉलम ऐसे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में है, सिर्फ एक ये 13th जो रो है तेजस वाली, इसमें T कैपिटल है, बाकी तो ऑलरेडी सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो स्मॉल में हैं। तो अगर हमें इस क्वेरी को चेक करना है, पहले एक बार इसी पे करके दिखा देती हूँ, क्योंकि तेजस का T जो कैपिटल है वो भी किस में आ जाएगा? स्मॉल में। तो हम यहाँ ई नेम लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम, ठीक है, फ्रॉम EMPL। अब इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए नाम की लिस्ट आ गई हमारे पास, और यहाँ पर देखिए सारे नेम्स जो हैं वो स्मॉल अल्फाबेट में आ गए। ये तेजस का T जो है कैपिटल था वो भी किस में डिस्प्ले हो गया? स्मॉल में डिस्प्ले हो गया। कॉलम की हेडिंग हमारी क्या आ रही है? नो कॉलम नेम, बट अगर हम कॉलम नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम एज करके जो है कॉलम नेम डिस्प्ले करवा देंगे। इसे हम मान लीजिए कॉलम नेम दे देते हैं लोअर नेम्स, ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कॉलम नेम भी डिस्प्ले हो जाएगा हमारा, यहाँ से एग्जीक्यूट किया और अब ये कॉलम की हेडिंग जो है चेंज हो गई। अगर आपको इसमें और ज्यादा वेरिफिकेशन करनी है इस मेथड के लिए तो हम इस टेबल में एक रो इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज, और अब हम यहाँ पे वैल्यूज देंगे। वैल्यूज हमें क्या क्या देनी है? एम्प्लॉय नंबर हमें देना है, उसके बाद हमें एम्प्लॉय नेम देना था। अब एम्प्लॉय नेम जो है वो हम कैपिटल में देंगे, ठीक है। हम दे देते हैं टीना। उसके बाद हमें जॉब देनी थी तो जॉब भी हम यहाँ पे कैपिटल में दे देते हैं। जॉब मान लीजिए हमने दे दी डेवलपर। ठीक है, इसके बाद हमें प्रोवाइड करना था आई थिंक मैनेजर। एक बार हम ये सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि हमें कॉलम्स की सीक्वेंस याद नहीं है। तो एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, इसके बाद हमें मैनेजर नंबर देना है, ठीक है। मैनेजर नंबर के बाद हमें देनी है सैलरी, सैलरी के बाद कमीशन प्रोवाइड करना है, और कमीशन के बाद डिपार्टमेंट नंबर। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, इसे सेलेक्ट किया और यहां से एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर डेवलपर,
ये देखिए हम ई नेम और डेवलपर के बीच में कोमा लगाना भूल गए, तो इसलिए यहाँ पर ये कोमा, और अब हम इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। 1 रो इफेक्टेड, यानी कि एक रो जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई, इसमें एक रो और ऐड हो गई होगी। पहले 13 थी, अब 14 रो जो है वो डिस्प्ले होंगी। सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट। तो अब देखिए इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। पहले 13 रोज थी, अब 14 रोज आ रही हैं, और लास्ट रो देखिए नेम भी कैपिटल में है और जॉब भी। और इस जॉब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये डेवलपर जो है इसके पहले 2 स्पेसेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 स्पेसेस प्रोवाइड किए हैं। ये भी मैंने एक पर्पज से किया है, क्योंकि आगे मुझे अभी आपको एक फंक्शन समझाना है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ इंसर्ट कर रही थी, तो मैंने उसे स्पेसेस के साथ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इस पे ये लोअर वाला फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। तो सेलेक्ट लोअर, और इसके साथ हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, ई नेम फ्रॉम EMPL, और अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये जो टीना हमारा कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, ये अब किस में आएगा, सारा स्मॉल लेटर्स में आएगा। ये देखिए हमने इसे स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे ये अल्फाबेट्स जो हैं वो किस में आ रहे हैं, स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोअर मेथड की हेल्प से अल्फाबेट्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रिंग मेथड। सबस्ट्रिंग या फिर सब str दोनों ही जो है वो सेम तरीके से वर्क करते हैं। इवन प्रीवियस केस में भी आपने देखा होगा लोअर के साथ एल केस लिखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे लोअर मेथड और एल केस, ये दोनों ही मेथड जो है बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं, बट एल केस जो है वो MySQL स्पेसिफिक है, लोअर जो है वो कॉमन है, वो हर सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन है, इसमें ये सबस्ट्रिंग मेथड जो है ये कॉमन मेथड है, ये हर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई होता है, बट सब str वाला जो पार्ट है वो MySQL स्पेसिफिक है, वो सिर्फ MySQL सॉफ्टवेयर में ही वर्क करता है। ठीक है, अब सबस्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या होता है, इट रिटर्न्स द सबस्ट्रिंग एज स्पेसिफाइड, यानी कि ये हमें सबस्ट्रिंग रिटर्न करता है। सबस्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग हमने दी है एज आर्गुमेंट, उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक पार्ट कैसे रिटर्न करेगा, ये देखिए अगर हमने यहाँ पे ये फंक्शंस प्रोवाइड किए, ये फंक्शंस क्या है हमारे, सेलेक्ट कमांड के अंदर हमने क्या लिखा, सब str या सब स्ट्रिंग, जो भी हमारे फंक्शन का नाम है हम यूज करना चाह रहे हैं वो फंक्शन नेम लिखा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, अपने आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें 3 आर्गुमेंट प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट जो है वो हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग या जिसका हमें कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे कि किस पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब यहाँ हमने 3,4 लिखा, तो यानी कि 3 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये -5,4 -5 का मतलब है कि ये पीछे से वर्क कर रहा है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा पॉजिटिव इंडेक्सेस ही जो है वो यूज करें। ठीक है, मैं आपको एक बार ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ। सबस्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करेंगे, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, अब यहाँ पे हम टेबल पे इसे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, टेबल मान लीजिए हमें ई नेम पर ही इसे अप्लाई कर रहे हैं, ई नेम कॉलम पे। अब ई नेम कॉलम की हमें कौन कौन सी पोजीशंस चाहिए, मान लीजिए हमें सेकंड से लेके 5th तक की पोजीशंस चाहिए। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम EMPL। कंडीशन हमें कोई नहीं लगानी तो हम वेयर क्लोज यूज नहीं कर रहे। अब हम इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखिए हमें टोटल कितने कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, 4, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th कैरेक्टर। हमारे ये जो भी 2 पोजीशंस हमने लिखी होती है, फर्स्ट भी इंक्लूडेड होती है और लास्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे हमें सेकंड से लेके 5th पोजीशन तक के सारे कैरेक्टर्स जो है रिटर्न हुए। अब ये देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि किसी किसी लोकेशन पे तो हमें 3 कैरेक्टर्स ही मिल रहे हैं,
तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो हमारे नाम की स्पेलिंग पे जो है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ जो है हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन। आप किसी भी कॉलम पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे जॉब कॉलम पे अप्लाई कर देती हूँ। सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, तो ये हमें जॉब कॉलम के लिए मिल गया, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा अपर फंक्शन। जैसे लोअर फंक्शन वर्क करता है वैसे ही अपर फंक्शन है। फर्क सिर्फ क्या है कि ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ प्रोवाइड किए होते हैं वो सारे लेटर्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लोअर मेथड के अंदर क्या होता है? स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोअर केस की तरह ही यहाँ पर भी अपर मेथड जो है वो कॉमन मेथड है, हर सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। यूकेस जो है वो MySQL स्पेसिफिक है, वो सिर्फ MySQL में ही वर्क करता है। तो इसे रन करके देखते हैं। यहाँ हम लोअर मेथड की जगह अपर मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है? इसे सेलेक्ट करते हैं। इस बार हमारे जो नेम्स हैं वो सारे किसमें प्रिंट होंगे? कैपिटल अल्फाबेट में। तो ये देखिए जितने भी हमारे नेम्स थे वो सारे नेम्स जो हैं वो किसमें आ गए? हमारे कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले हो गए, ठीक है? तो आई होप अपर मेथड जो है वो सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ltrim फंक्शन, ठीक है? ltrim फंक्शन का काम क्या होता है? अब यहाँ पे अभी आपको याद होगा जब मैंने एक इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट की थी तो उस केस में मैंने जॉब वाले कॉलम में कुछ स्पेसेस ऐड किए थे। तो मैंने आपको बोला था कि अभी आगे हम एक ऐसा फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हमें इन स्पेसेस की जरूरत होगी, तो उसे समझाने के लिए मैंने अभी से स्पेसेस जो है वो ऐड कर दिए। तो ltrim, rtrim और trim ये जो तीनों फंक्शन हैं, इन तीनों फंक्शन का काम जो है वो सिमिलर होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेस है। ट्रिम फंक्शन जो है वो स्पेसेस रिमूव करने का काम करता है। अब तीनों ही फंक्शंस जो है वो ट्रिम से रिलेटेड है, तो तीनों ही फंक्शंस जो है वो स्पेसेस रिमूव करते हैं। फर्क क्या होता है कि जो ltrim वाला फंक्शन है वो हमारे स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड वाले जितने भी स्पेसेस हैं उन्हें डिलीट कर देता है, यानी कि स्ट्रिंग से पहले के जो स्पेसेस हैं, लीडिंग स्पेसेस जो हैं, ltrim फंक्शन उन स्पेसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो हमारा rtrim फंक्शन है। rtrim फंक्शंस जो है वो हमारे स्ट्रिंग की राइट साइड में, यानी कि स्ट्रिंग के बाद के जो स्पेसेस होते हैं, जो ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, ट्रेलिंग मतलब जो टेल साइड पे होते हैं, राइट साइड पे होते हैं, या स्ट्रिंग के बाद जो स्पेसेस होते हैं, ये उन्हें रिमूव करता है। बट अगर आपने ltrim या rtrim की जगह सिंपली सिर्फ ट्रिम फंक्शन यूज किया है तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स के स्पेसेस को ट्रिम कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है? अब हम एक बार इन तीनों फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ltrim जो है वो लीडिंग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस, rtrim जो है वो राइट हैंड साइड के या ट्रेलिंग स्पेसेस, और ट्रिम फंक्शन जो है वो लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों तरह के स्पेसेस को क्या करता है? डिलीट कर देता है। अब एक बार इसे हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा कॉलम जो है हमेशा वो बिगनिंग से स्टार्ट होता है, तो अगर बिगनिंग के स्पेसेस होंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन बाद के स्पेसेस रिमूव हुए हैं या नहीं ये आप एक्चुअली चेक नहीं कर पाते हो, तो इसलिए विजिबल आपको सिर्फ ltrim वाला केस ही होता है, ठीक है? तो हम सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट ltrim, और ltrim के बाद जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे कॉलम का नाम। अब इस फंक्शन को भी जो है हम टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं कि टेबल पे ये कैसे वर्क करता है। आप चाहें तो इसे नॉर्मली स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ एग्जांपल में किया हुआ है कि आपने सेलेक्ट कमांड लिखी, सेलेक्ट कमांड के अंदर फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन के नाम के अंदर जो है हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, तो ये जब डिस्प्ले होगी तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस जो है वो रिमूव्ड होंगे। सिमिलरली rtrim के केसेस में जब ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी तो लेफ्ट हैंड वाले स्पेसेस एज इट इज रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड वाले स्पेसेस जो हैं वो डिलीट होंगे। और जब ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाला भी और राइट हैंड वाला भी सारे स्पेसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड है कि आप फंक्शन के अंदर ही जो है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो, बट अगर हमें टेबल पे अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ ltrim फंक्शन के अंदर क्या करेंगे?
कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे। हमने जॉब वाली जो वैल्यू थी डेवलपर की उसमें स्पेसेस ऐड किए थे, तो हम यहाँ जॉब कॉलम हमने लिखा। मैं आपको एक बार टेबल डिस्प्ले करवा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि वो कैसे शो हो रहा है। ये देखिए, ये जॉब वाला कॉलम यहाँ पे ये नीचे ये वाला है। इस केस में ये डेवलपर से पहले जो है आपके स्पेसेस शो हो रहे हैं। इवन अगर मैं सिर्फ जॉब कॉलम डिस्प्ले करवाऊं यहाँ ये स्टार की जगह, अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, अब देखिए अब ये आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियरली विजिबल हो पाएगा क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है और ये एल ट्रिम वाले केस में भी हमारा एक ही कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये जो बिगिनिंग वाला स्पेस है, ये स्पेस अब आपको नहीं दिखाई देगा जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट ट्रिम जॉब फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है, EMPS। ठीक है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया, तो ये देखिए ये टेबल जो है वो डिस्प्ले हो गई। और अब यहाँ पे ये देखिए पहले ये डी जो है वो यहाँ से ऊपर वाले नाम के जो एल वाली पोजीशन है वहां से स्टार्ट हो रहा था, बट अब ये जो है बिगनिंग बिल्कुल बिगनिंग से आ रहा है, यानी कि इसके पहले वाला स्पेस जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम यूज करूं तो उस केस में ये डी जो है फिर से वापस से उसी पोजीशन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड के स्पेसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ राइट साइड के जो स्पेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रिम। लेकिन हमारे कॉलम का साइज बड़ा है, राइट साइड के स्पेसेस वैसे ही हमें दिखाई नहीं देते, तो इसलिए ये रिजल्ट जो है हम ज्यादा अच्छे से चेक नहीं कर पाते। ठीक है, बट आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड का स्पेस था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा आर ट्रिम के केस में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के ही स्पेसेस जो है वो रिमूव होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप आर ट्रिम की जगह सिर्फ ट्रिम फंक्शन यूज करो तो ट्रिम फंक्शन जो है वो दोनों साइड के स्पेसेस रिमूव कर देता है, तो इस केस में ये डेवलपर के जो पहले वाला स्पेस था वो भी आपको डिलीटेड मिलेगा। तो ये देखिए ट्रिम और एल ट्रिम दोनों ही केसेस में लेफ्ट साइड के रिमूव हुए हैं और आर ट्रिम और ट्रिम दोनों केसेस में राइट साइड के जो हैं वो स्पेसेस डिलीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा instr फंक्शन। instr फंक्शन का काम क्या होता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग। इसमें हमें क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद एक दूसरी सबस्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। जो हमने सबस्ट्रिंग लिखी है उसे हमें हमारी पहले वाली स्ट्रिंग में ढूंढना होता है और वो जिस पोजीशन पे मिलती है वो पोजीशन हमें रिटर्न करनी होती है। जैसे ही हमें फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी उस सबस्ट्रिंग की तो वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो यही काम instr करता है, दैट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग, कि जिस सबस्ट्रिंग को हम ढूंढ रहे हैं उसकी फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। अब एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, हालांकि सबस्ट्रिंग वाले मेथड में आपने ये चीज अगर नोटिस ना करी हो, आप जब पाइथन में एरेज वगैरह पढ़ते थे, डाटा फ्रेम पढ़ते थे, सीरीज पढ़ते थे, तो आप लोगों को एक आदत थी कि हमेशा इंडेक्सेस जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। बट एसक्यूएल के केस में ऐसा नहीं है, इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कैलकुलेशन जो है वो 1 से ही बिगिन होती है। ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग जो है नहीं मिले तो वो -1 या 0 रिटर्न कर देता है। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, सेलेक्ट कमांड लिखी, सेलेक्ट कमांड के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया instr। ठीक है, instr के अंदर हमने हमारी सबस्ट्रिंग प्रोवाइड की और इसके अंदर जिससे हमें ढूंढना है वो सबस्ट्रिंग प्रोवाइड की। अब ये और को हमें इस कॉर्पोरेट फ्लोर के अंदर ढूंढना है, हालांकि ये और वैल्यू जो है इस स्ट्रिंग में कई बार मिल रही है। ये देखिए पहले तो हमें ये यहाँ पे मिल रही है सेकंड इंडेक्स पे, फिर उसके बाद ये हमें यहाँ पे भी मिल रही है P के बाद जो है OR, उसके बाद ये यहाँ पे भी आपको मिल रहा है OR, यानी कि 3 बार मिल रहा है, बट रिजल्ट में हमें सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस मिलेगी, यानी कि सेकंड पोजीशन जो है वही मिलेगी, बाकी सारे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का काम क्या होता है वो नाम से ही क्लियर है कि जो आपने इसके अंदर कॉलम या फिर जो आपने इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड की है, ये हमें उसकी लेंथ, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा देता है। सारे फंक्शंस जो हैं वो सिंपली नॉर्मल स्ट्रिंग्स पे भी एप्लीकेबल हैं और टेबल के कॉलम्स पे भी। जब आप ये एक सिंगल स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे हो तो सिंगल रिजल्ट मिलेगा,
अगर आपने यहाँ कोई कॉलम नेम दिया होता और उसमें किसी स्ट्रिंग को ढूंढा होता, तो एक चीज तो आपको यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई करना होता है फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद रिजल्ट में जो है वो आपको पूरा कॉलम रिजल्ट में मिलता है कि हर रो में जो है वो क्या आउटपुट आया है। ठीक है। सिमिलरली लेंथ फंक्शन जो है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कमांड लिखी, कमांड के अंदर लेंथ फंक्शन लिखा। लेंथ फंक्शन के अंदर हम या तो कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे या फिर सिंपल स्ट्रिंग। अगर हमने एक सिंपल स्ट्रिंग लिखी है, ये उस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिटर्न कर देगा। अगर हमने यहाँ कोई कॉलम नेम लिखा है, तो एक तो हम उसके बाद टेबल नेम स्पेसिफाई करेंगे, और टेबल नेम स्पेसिफाई करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में हमें एक पूरा कॉलम मिलेगा, और उस कॉलम में हर रो का जो रिजल्ट होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ आप लिख देते हैं सेलेक्ट लेंथ ई नेम फ्रॉम ईएमपीएल, तो ई नेम वाला पूरा कॉलम जो है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन हर रो में क्या होगा कि हर रो में एम्प्लॉय के नाम की जो लेंथ है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे फंक्शंस को बहुत इजीली यूज कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आपने उसमें एज अ आर्गुमेंट प्रोवाइड की है, ये आपको उसके लेफ्ट कैरेक्टर्स जो है वो रिटर्न करता है। कितने कैरेक्टर्स रिटर्न करता है ये भी हम उसे बताते हैं। जितने कैरेक्टर्स हम मेंशन करते हैं, ये हमें उतने ही कैरेक्टर्स जो है वो रिटर्न करता है। रिटर्न द लेफ्टमोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड, तो जितने हमने कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, ये हमें लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवा देता है। अब जैसे यहाँ पर हमने कमांड क्या लिखी, सेलेक्ट लेफ्ट, फिर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया और 3 प्रोवाइड किया, यानी कि 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर्स दैट इज यूएसएस जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली जब राइट कमांड लिखते हैं, तो राइट कमांड भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि वो राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाती है, दैट रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, की राइट साइड के जो कैरेक्टर्स हैं ये उन्हें जो है डिस्प्ले करवाएगा। तो अगर हमने राइट फंक्शन के साथ ये वाली स्ट्रिंग लिखी और आर्गुमेंट हमने क्या प्रोवाइड किया 2, तो ये राइट साइड के 2 नंबर्स दैट इज 0 9 जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो मिड फंक्शन है। मिड फंक्शन के केस में हम स्ट्रिंग के साथ जो है वो 2 आर्गुमेंट्स देंगे कि इन दोनों के बीच की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दे। अब मिड फंक्शन जो है वो बिल्कुल सबस्ट्रिंग फंक्शन की तरह एक्ट करता है, बट सबस्ट्रिंग जो है वो कॉमन फंक्शन है, सब पे वर्क करता है। मिड फंक्शन जो है वो सिर्फ MySQL स्पेसिफिक है, वो सभी सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करता, लेकिन लेफ्ट और राइट जो है वो सभी पे वर्क करते हैं। तो हम एक बार इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले हम लेफ्ट फंक्शन देख लेते हैं, सेलेक्ट लेफ्ट। अब इसके साथ हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे कॉलम नेम दैट इज ई नेम पे, फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है EMPL। ठीक है। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई नहीं किए। मान लीजिए हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे देते हैं 2। ठीक है। तो अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें हर नाम के स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ 1 प्रोवाइड कर देती, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग का 1 अल्फाबेट जो है वो ही रिटर्न होगा। ये देखिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ जॉब प्रोवाइड कर देती हूँ कॉलम नेम, तो अब ये जॉब वाले कॉलम पे वर्क करेगा, और यहाँ पे मैं इनिशियल 4 लेटर्स हमें चाहिए। तो अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जॉब वाले कॉलम के स्टार्टिंग के 4 लेटर्स जो है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो राइट फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पे हम राइट फंक्शन लिखेंगे। राइट फंक्शन में भी हम इसी तरीके से वर्क करते हैं। जितने भी हमें कैरेक्टर्स चाहिए, मान लीजिए अब हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, हमें जॉब के 3 कैरेक्टर्स चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने राइट फंक्शन लगाया है तो वो राइट साइड के 3 कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करेगा। तो अब हम इसे अगर एग्जीक्यूट करें, तो ये देखिए आपको हर वैल्यू के लास्ट के 3 कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले हुए हैं। क्लर्क था तो ER के, सेल्समैन में लास्ट का MAN रिटर्न हुआ है, मैनेजर में GER, एनालिस्ट का YST, मैनेजर का GER। इस तरीके से ये लास्ट के 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें डिस्प्ले
हो गए हैं। तो आई होप लेफ्ट और राइट दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को समझ आए होंगे। फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे न्यूमेरिक फंक्शन, जिन्हें हम मैथ फंक्शंस भी कहते हैं। MySQL जो है वो बहुत सारे न्यूमेरिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, बट हम सिर्फ कुछ लिमिटेड फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि मेन होते हैं और हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस जो थे वो स्ट्रिंग वैल्यूज को एक्सेप्ट करते थे, वैसे ही न्यूमेरिक फंक्शंस जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, नंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, उसके बाद हम उन्हें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला फंक्शन है हमारा मोड फंक्शन। मोड फंक्शन जो है वो मॉड्यूलस की तरह वर्क करता है। मॉड्यूलस क्या होता है? हमारा परसेंटेज सिंबल हम यूज करते हैं मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मोड फंक्शन हमारा कैलकुलेट क्या करता है? रिमाइंडर कैलकुलेट करता है कि जो भी हमने दो इंटीजर्स, दो नंबर्स प्रोवाइड किए हैं उन्हें आपस में डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ an expression by dividing another expression। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कमांड क्या है? select mode 11,4 और ये फिर कॉलम नेम जनरेट किया है मॉड्यूलस। अब जब 11,4 दिया तो ये 11 को 4 से डिवाइड करेगा। 11 को जब 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वाले से क्या करता है? डिवाइड करता है और फिर रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसके बाद सेकंड फंक्शन जो है वो हमारा पावर या पाव फंक्शन है। ये न्यूमेरिक फंक्शन जितने भी हैं इन सबसे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, क्योंकि आप इन्हें पाइथन में numpy लाइब्रेरी में ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हो। पूरी बड़ी टेबल थी वहां पे, यहाँ तो फिर भी बहुत लिमिटेड फंक्शंस आप पढ़ रहे हैं। वहां आपने लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन सब कुछ पढ़ा था, तो और ये फंक्शन जो है वो उन्हीं से सिमिलर है। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर पावर एंड पाव फंक्शन। पावर फंक्शन का काम क्या होता है? ये एक्सपोनेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि फर्स्ट, यहाँ भी हम दो नंबर प्रोवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर की पावर जो है वो सेकंड नंबर कंसीडर करके उसका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन रेज टू द पावर ऑफ अनदर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट पावर 3,2 रेज्ड। ये रेज्ड तो हमने कॉलम नेम दिया है कि कॉलम का नाम आ जाए, बट फंक्शन हमने क्या लिखा? पावर 3,2, यानी कि 3 की पावर 2। तो जब 3 की पावर 2 आप कैलकुलेट करोगे तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है? डेसिमल्स को राउंड ऑफ करता है। ठीक है, जब हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है तो अगर हमारे पास पॉइंट में काफी लंबी वैल्यू है और उसे हम कुछ लिमिटेड डिजिट तक कंसीडर करना चाहते हैं तो हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इट रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राउंडेड टू एन इंटीजर कैन बी यूज्ड टू राउंड एन एक्सप्रेशन टू अ नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। तो इसे हम डेसिमल पॉइंट्स को राउंड ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंटीजर्स को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम उसे 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो राउंड फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया सेलेक्ट के बाद हमने राउंड फंक्शन लिखा और इसमें हमने क्या प्रोवाइड की? वैल्यूज। अब यहाँ पे ये क्या करेगा? फर्स्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा कितनी पोजीशन तक? जो हमने सेकंड आर्गुमेंट में लिखी है। यहाँ हमने कितनी पोजीशन दी है? 1, यानी कि ये 1 पोजीशन तक राउंड ऑफ करेगा। अब यहाँ ये बाद में 93 है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 15.2 जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जो है वो हमें +1 या -1 रिटर्न करता है। +1 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर और -1 का नंबर मतलब होता है नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ जो भी नंबर हमने इस साइन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड किया है उस पे बेस्ड जो है ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर हमने इस फंक्शन के अंदर जो है वो वैल्यू नेगेटिव दी होगी तो ये हमें -1 रिटर्न करेगा और पॉजिटिव दी होगी तो +1 रिटर्न करेगा। Now next is our SQRT function। SQRT function जो है वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए होता है।
स्क्वायर रूट के केस में भी हम दो नंबर्स स्क्वायर रूट के केस में हमें दो नंबर्स की जरूरत नहीं होती। इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर चाहिए और उसका जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके ये हमें रिटर्न कर देता है। इट रिटर्न्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, की जो भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हमने प्रोवाइड किया है ये हमें उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता है। लास्ट है हमारा ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन जो है वो क्या करता है, इट रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन truncated to expression 2 decimal places. If expression 2 is 0, the result will have no decimal points. तो बेसिकली आप समझ सकते होंगे कि राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, वो ये कि राउंड फंक्शन जो है वो राउंड ऑफ करता है लेकिन ट्रंकेट फंक्शन सिर्फ ट्रंकेट करता है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या मतलब हुआ, राउंड मतलब राउंड करता है, ट्रंकेट मतलब ट्रंकेट करता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये देखिए जब आपने यहाँ प्रोवाइड किया 15.193,1 तो ये उसे 1 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करेगा, बट ये 1 डेसिमल प्लेस पे पोजीशन को मतलब नंबर क्या आएगा वो मैटर करता है। जब आपने 15.193,1 लिखा तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा 15.2, क्योंकि ये नंबर को राउंड ऑफ कर रहा है तो इसने देखा कि 1 के बाद 9 है तो 9 है तो ये इसे इस 1 को क्या बना देगा 2 बना देगा। लेकिन अगर यहाँ पे राउंड की जगह ट्रंकेट फंक्शन जो है वो यूज हुआ होता तो ट्रंकेट के केस में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद वाले डेसिमल क्या है। अगर आपने लिखा होता ट्रंकेट 15.193,1 तो वो आपको 15.1 ही रिटर्न करता क्योंकि वो बाद के वैल्यूज को चेक ही नहीं करता। ठीक है, तो ये फर्क होता है दोनों फंक्शंस में। ये देखिए अगर यहाँ पे हमने ट्रंकेट 15.79,1 लिखा तो ये रिजल्ट क्या देगा 15.7। यही अगर ये राउंड फंक्शन के अंदर लिखा होता तो रिजल्ट क्या मिलता 15.8 मिलता। अब एक बार हम इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सेलेक्ट, सबसे पहले हम पावर फंक्शन करेंगे। पावर फंक्शन में हम दो आर्ग्यूमेंट देंगे, मान लीजिए हमने दे दिया 3,2 और हम इसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस कमांड को सेलेक्ट किया, यहां से एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए रिजल्ट क्या मिला 9, क्योंकि 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो रिजल्ट क्या मिल गया 9। अगर आपको इसके लिए कॉलम नेम जनरेट करना है तो एज और फिर कॉलम नेम प्रोवाइड कर दीजिए कैलकुलेटेड रिजल्ट। ठीक है, अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे कॉलम का नाम क्या आ जाएगा कैलकुलेटेड रिजल्ट। ये देखिए अब अगर मैं यहाँ 3 की पावर 4 दे देती हूँ, ठीक है, तो 3 कितने बार मल्टीप्लाई होएगा 4 टाइम्स, यानी कि 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 81 मिल जाएगा। इस तरीके से जो भी आप वैल्यूज देंगे उनकी पावर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। मान लीजिए मैं 5 की पावर दे देती हूँ 4, तो यहाँ पे 5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। 5 5 25, 25 5 125 एंड 125 5 625। तो इस तरीके से जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एसक्यूआरटी फंक्शन। सेलेक्ट एसक्यूआरटी, ठीक है, अब ये क्या करता है हमें स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट रिटर्न करता है तो जिसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा 6 रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो ये हमें रिजल्ट क्या मिला 6। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 10 होता है, तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिला 10। अगर हम यहाँ इसे 49 दे देते हैं, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 7। तो जो भी हम यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये हमें उसका स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ 10, ठीक है,
अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए डेसिमल में आया है। तो अभी 10 से पहले हमने सारे ऐसे नंबर लिए थे जिनका स्क्वायर रूट हमें याद होता है, बट ये हमने एक ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर रूट हमें याद नहीं होता है बेसिकली। बट 10 तो फिर भी छोटा नंबर है। कई बार आपके पास बहुत बड़े बड़े ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन केसेस में ये एसक्यूएल फंक्शंस जो है वो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन फंक्शन। सेलेक्ट साइन और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देंगे, मान लीजिए मैंने दे दिया 23। तो अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिटर्न रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर हम इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर देंगे तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर हम इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर देंगे, मान लीजिए मैं इसी को नेगेटिव कर देती हूँ, तो अब ये हमें क्या रिजल्ट देगा, -1। -1 रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर एंड नॉर्मल 1 रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो बेसिकली साइन फंक्शन जो है वो नंबर का साइन जो है वो हमें रिटर्न करता है। हम एक बार राउंड फंक्शन चेक कर लेते हैं। राउंड और इसमें हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं 0.678432। ठीक है, कोमा हमने दे दिया 2 कि 2 प्लेसेस तक जो है ये राउंड ऑफ हो जाए। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज 68। अब ये देखिए यहाँ पे 2 प्लेसेस क्या थे, 6 और 7 पॉइंट के बाद 23.67 थे, बट फिर भी रिजल्ट में हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं 23.68। 8 क्यों मिला हमें, क्योंकि यहाँ ये 7 के बाद वाले जो डिजिट था वो 5 से ग्रेटर था। अगर मैं इस 8 को 1 कर देती, अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती तो ये क्या रहता, ये देखिए इस केस में ये 67 ही रहा, यानी कि जितने प्लेसेस तक हमें चाहिए ये उतने प्लेसेस तक कंसीडर करके फिर नेक्स्ट डिजिट चेक करता है। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा होता है तो ये पहले वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देता है, अदरवाइज एज इट इज रहने देता है। जो हमारा सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है वही यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमारे मैथ फंक्शन जो है वो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे डेट एंड टाइम फंक्शन। अब डेट एंड टाइम फंक्शंस जो हैं वो क्या करते हैं, हमें डेट, टाइम, मंथ, ईयर, वीकडेज, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ ये जितने भी फंक्शंस हैं इनमें से मोस्टली फंक्शन जो है वो MySQL स्पेसिफिक होते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसमें ये फंक्शंस वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको थ्योरेटिकली ही समझाऊंगी कि ये फंक्शंस जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा करंट डेट। अब करंट डेट का मतलब क्या है कि जब हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है उस टाइम पे डेट क्या है। ठीक है, इट रिटर्न्स द करंट डेट। अब इसमें हमें सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसमें किसी टेबल का तो कोई यूज नहीं है। हम जब अगर आज की प्रेजेंट डेट डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करंट डेट। ठीक है, यहाँ इस फंक्शन की जगह हम इन तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, इधर कर डेट, करंट डेट और ये इस तरीके से। तो तीनों में से किसी भी मेथड से आप इसे लिखेंगे तो एक ही काम वो करेगा, वो क्या करेगा, हमें आज की प्रेजेंट डेट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हमने जो भी आर्गुमेंट दिया है, अब जो भी का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कोई भी रैंडम वैल्यू दे देंगे, हमें इसमें या तो सिंगल डेट प्रोवाइड करनी होती है जिसमें डेट, मंथ और ईयर लिखा हो, या फिर पूरी डेट टाइम स्टैम्प दे सकते हो जिसमें ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स और सेकंड सारी चीजें। सिर्फ इन्हीं दो में से कोई चीज आप दे सकते हो। और ये डेट फंक्शन क्या करेगा कि हमने जो वैल्यू दी है उसमें से सिर्फ डेट पार्ट हमें रिटर्न कर देगा, यानी कि मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ डेट शो कर देगा। इट एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ अ डेट और डेट टाइम एक्सप्रेशन, कि हमने डेट या डेट टाइम एक्सप्रेशन इसमें हम एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं और ये हमें डेट जो है वो रिटर्न कर देता है। ये सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट के साथ हमने डेट फंक्शन यूज किया और उसमें हमने आर्गुमेंट में क्या दिया, डेट टाइम स्टैम्प। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्या है। जरूरत तब होती है जब आपको, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, वहां उस कंपनी में आप कंपनी के मैनेजर हैं
और आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, बट ये आपकी कंपनी का रूल है कि आपके एम्प्लॉयज को थोड़ा सा अच्छा फील हो, इसलिए जब भी उनका बर्थडे होता है तो उन्हें एक अच्छी सी विश जो है वो भेजी जाती है, या फिर उनके लिए जब वो ऑफिस आए तो सब लोग उन्हें विश करें। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप देख रहे हैं कि सबके जो बर्थडे है वो किस किस डेट को आ रहे हैं इस मंथ में। तो उस केस में आपको सिर्फ डेट पार्ट चाहिए, या फिर डेट के साथ सिर्फ मंथ पार्ट चाहिए, तो वहां हमारे ये डेट और मंथ फंक्शंस जो हैं वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इन फंक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसे डेट फंक्शन हमें डेट एक्सट्रैक्ट करके देता है, मंथ फंक्शन हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करके देता है। रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम द डेट पास्ट, कि जो भी हमने डेट पास की होती है इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट, ये हमें उसमें से मंथ पार्ट को रिटर्न कर देता है। इसका एक पर्पज और भी होता है। कई बार क्या होता है कि डेट जो है उसका सिंटेक्स होता है DDMMYY, या फिर MMDDYY, या फिर YYMM और DD, यानी कि डेट को भी 2 कैरेक्टर्स में लिखा है, मंथ को भी 2 कैरेक्टर्स में, और ईयर को भी 2 कैरेक्टर्स में। और अब आपने अगर उस सॉफ्टवेयर को पहले कभी यूज नहीं किया, तो जब आप उसे यूज कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से डेट कौन सी है और मंथ कौन सा है, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ फिर ईयर, कुछ ऐसे होते हैं पहले ईयर लिखते हैं फिर मंथ फिर डेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं और फिर उसके बाद ईयर। तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर से फैमिलियर नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी डेट है और कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। तो उस केस में भी ये फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो डेट को फाइंड आउट करने के लिए डेट फंक्शन, जैसे इसमें से ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 31 रिटर्न कर देगा। मंथ फंक्शन जो है वो हमें मंथ रिटर्न करता है, और ईयर फंक्शन जो है वो हमें डेट में से क्या एक्सट्रैक्ट करके देता है, ईयर, यानी कि यहाँ से हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 2020 जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डे नेम। डे नेम का मतलब क्या है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से। तो हम डे नेम के अंदर भी डेट प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करेगा, रिटर्न द नेम ऑफ द वीकडे। तो सिंटैक्स तो वही बिल्कुल सिमिलर, सेलेक्ट के साथ डे नेम, और डे नेम में हम डेट प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये कैलेंडर को यूज करके फाइंड आउट करेगा कि 3 फरवरी 2020 को क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और जो भी डे उस दिन होगा ये आपको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ तो हमने सिंपली सिलेक्ट में फंक्शन के अंदर एक सिंगल डेट दी है। अगर आप इसे किसी टेबल पे अप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारी टेबल में हायर डेट का कॉलम था कि किस किस एम्प्लॉय ने कब कब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उनकी डेट्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप कैसे लिखोगे, सेलेक्ट डे नेम और ब्रैकेट में लिख दोगे हायर डेट फ्रॉम ईएमपीएल। ठीक है, या फिर अगर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है तो सेलेक्ट डे नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम ईएमपीएल, इस तरीके से। वहां आप यहाँ ये डेट की जगह उस कॉलम का नाम लिख दोगे जिसके अंदर डेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डे ऑफ मंथ। जैसे डे नेम का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिटर्न करता है, डे ऑफ मंथ का मतलब क्या है कि मंथ का कौन सा डे है। डे नेम मीन्स वीक का डे, और डे ऑफ मंथ मीन्स मंथ का डे। अब वीक के डेज में से तो क्या था कि यहाँ पे नेम था, सॉरी, डे नेम का मतलब था कि जो वीक डेज के नेम होते हैं उसमें से रिटर्न किया था। बट डे ऑफ मंथ और डे ऑफ वीक का क्या मतलब है कि काउंटिंग के बेसिस पे। डे ऑफ मंथ में 1 से लेके 31 के बीच में, डे ऑफ वीक में 1 से लेके 7 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं उसमें से हमें रिटर्न करेगा। अब डे ऑफ मंथ का तो इतना कोई यूज होता नहीं है, क्योंकि डे ऑफ मंथ जो है वो हमें क्या करेगा, डेट रिटर्न करेगा। तो अब डेट जो है वो तो हमें डेट फंक्शन से भी मिल रही थी ना। जैसे अब अगर ये डेट फंक्शन हमने कॉल किया, यहां से हमें क्या मिला था, 31। अगर आप डे ऑफ मंथ भी लगाएंगे तो भी आपको डेट ही मिलेगी। अब जब इस फंक्शन पे आपने डे ऑफ मंथ लगाया तो डे ऑफ मंथ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। डेट फंक्शन कॉल करोगे तो डेट भी हमें क्या रिटर्न करेगी, 3 रिटर्न करेगी, क्योंकि डेट भी तो 1 से लेके 31 के बीच में ही होती है, और डे ऑफ मंथ भी। तो डे ऑफ मंथ फंक्शन का इतना यूज नहीं है,
बट डे ऑफ वीक वाला जो फंक्शन है उसका हमारा बहुत यूज होता है। ये आपको बताता है कि ये वीक का कौन सा दिन है। जैसे अगर आपने ये कॉल किया सेलेक्ट डे ऑफ वीक 2020-02-13, तो अब ये आपको बताएगा कि 13 फरवरी जो है वो आपके हफ्ते का कौन सा दिन है। डे नेम में तो वो मंडे ट्यूसडे बता रहा था, लेकिन यहाँ बताएगा कि हफ्ते का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है या कौन सा। इस तरीके से 1 से 7 के बीच में आपको एक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है डे ऑफ ईयर। अब ये देखिए ये 6, 7, 8 फंक्शन तीनों का सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर। डे ऑफ मंथ 1 से 31 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है। डे ऑफ वीक 1 से 7 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है। और डे ऑफ ईयर जो है वो 1 से 366 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि जो आपने डेट पास की है यहाँ पर, वो वाली डेट आपके साल का कौन सा दिन है। साल में 366 डेज होते हैं आपके पास, 3 इयर्स में 365 होते हैं और हर 4th ईयर में 366 डेज होते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक ईयर में, 366। तो ये फंक्शन जो है आपको 1 से लेके 366 के बीच में कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। नाउ नेक्स्ट इज नाउ फंक्शन। It returns the time at which the function is executed। जैसे करंट डेट जो आपने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था वो हमें एट प्रेजेंट की इस टाइम की डेट क्या है वो देता था, ऐसे ही नाउ फंक्शन जो है वो एट प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है आपके सिस्टम में वो टाइम आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है sysdate। sysdate return the current date and time both things। यानी कि करंट डेट से आपको सिर्फ डेट मिलती है, नाउ फंक्शन से आपको टाइम मिलता है, बट सिस डेट से आपको करंट डेट और टाइम दोनों ही चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है। तो आई होप ये डेट टाइम फंक्शन सभी स्टूडेंट्स को समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं बुक के कुछ एग्जांपल्स। अब ये डेट टाइम फंक्शन जो है इनमें से मोस्टली फंक्शंस MySQL स्पेसिफिक हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर स्टूडियो पे वर्क नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रही हूँ। बट अभी जब हम आगे प्रैक्टिकल्स ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए अभी तक हमने सिर्फ तीनों की टेबल्स देखी हैं बुक में, हालांकि मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स करवाए हैं, बट बुक में सिर्फ अभी तक फंक्शन नेम आ रहे थे। तो अब ये 1 बाय 1 सबके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन से स्टार्ट हुआ है। स्ट्रिंग फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा था, कैरेक्टर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द ASCII वैल्यूज 70, 65, 67 एंड 69, तो आपको इन इंटीजर्स की ASCII वैल्यू से स्ट्रिंग फॉर्म करनी है। तो आपको पता है कि आप कैरेक्टर फंक्शन की हेल्प से इंटीजर्स को कैरेक्टर्स में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप क्या कॉल करोगे, सेलेक्ट कैर, और उसके अंदर आप ये चारों कोमा लगा के एज आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। 70 की स्ट्रिंग वैल्यू f होती है, 65 की a, 67 की 67 की C और 69 की E। तो इसकी स्ट्रिंग क्या बन गई, स्पेस। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कॉल कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट फंक्शन इज concatenate name and aggregate for students having age as 14 और 16। कंसीडर टेबल स्टूडेंट। मान लीजिए आपके पास कोई टेबल स्टूडेंट है, उसमें नेम और एग्रीगेट नाम का कॉलम है, यानी कि एग्रीगेट मार्क्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के वो। तो अब इस केस में आपको नेम और एग्रीगेट कॉलम को ज्वाइन करना है, बट किन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज या तो 14 है या फिर 16 है। यानी कि यहाँ हमें कंडीशन भी दे दी कि हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के नेम और एग्रीगेट मार्क्स को ज्वाइन करना है जिनकी एज जो है वो 14 या 16 है। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, उसके बाद हमने मेंशन किया कॉनकैट। कॉनकैट के अंदर हम क्या लिखते हैं, उन कॉलम्स के नाम जिन्हें हमें ज्वाइन करना है। यहाँ हमें नेम और एग्रीगेट कॉलम को ज्वाइन करना था, तो हमने उन दोनों के नाम लिखे। अब एज के साथ हम कॉलम एलियास जनरेट करते हैं, तो हमने वो कॉलम एलियास जनरेट कर दिया कि हमें इस नए कॉलम का नाम क्या रखना है। तो हमने इस नए कॉलम का नाम क्या रखा, नेम मार्क्स। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज के साथ हमने क्या लिख दिया, टेबल का नाम, यानी कि जिस टेबल से हमें डाटा को पिक करना है उस टेबल का नाम। हमें टेबल का नाम गिवन था स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट लिख दिया। सेलेक्ट कॉनकैट नेम एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिर्फ अगर इतनी कमांड होती तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल के नेम और एग्रीगेट वाले
कॉलम्स आपस में ज्वाइन होके डिस्प्ले हो जाएंगे, बट हमें कंडीशन भी लगानी थी कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के ज्वाइन हो जिनकी एज 14 या 16 है। तो हमने कंडीशन क्या लगा दी, वेयर एज इज इक्वल टू 14 और एज इज इक्वल टू 16, यानी कि एज या तो 14 है या तो 16 है, सिर्फ उन्हीं का डिस्प्ले हो। तो उन स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होके इस तरीके से डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अब हम सिर्फ बुक से एग्जाम्पल देख रहे हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले नेम्स मिस्टर ओबामा एंड मिसेस गांधी इनटू लोअर केस, यानी कि ये दो नाम हमें दिए हुए हैं, मिस्टर ओबामा एंड मिसेस गांधी, इनमें दोनों में कैपिटल अल्फाबेट का यूज हो रहा है, हमें इन दोनों को लोअर केस में डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, लोअर मेथड। तो सेलेक्ट के अंदर हमने लिखा लोअर के अंदर हमने स्ट्रिंग नेम मेंशन की, दैट इज मिस्टर ओबामा। अब मिस्टर ओबामा के लिए कॉलम नेम लोअर 1 दे दिया, उसके बाद हमें सेकंड नेम क्या था, मिसेस गांधी, तो हमने दोबारा से एक लोअर कमांड लिखी, लोअर और ब्रैकेट्स में क्या लिखा, मिसेस गांधी एज लोअर नेम 2। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिला, हमारे दो कॉलम्स जनरेट हुए, लोअर नेम 1, लोअर नेम 2, और फर्स्ट में हमारा क्या डिस्प्ले हुआ, मिस्टर ओबामा, सेकंड में मिसेस गांधी, क्योंकि मिस्टर ओबामा के लिए कॉलम नेम लोअर नेम 1 था और मिसेस गांधी के लिए लोअर नेम 2 कॉलम नेम हमने जनरेट किया था। अब यहाँ आप लोअर मेथड की जगह एलकेस भी यूज कर सकते हो, दैट इज सेलेक्ट एलकेस मिस्टर ओबामा एज लोअर नेम 1, एलकेस मिसेस गांधी एज लोअर नेम 2, यानी कि आप जैसे लोअर फंक्शन यूज किया था सेम उसी तरीके से एलकेस फंक्शन को यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है ये देखिए, ये टेबल पे लोअर फंक्शन को अप्लाई किया है कि टेबल पे जो है वो कैसे वर्क करता है। अभी तो हमने लोअर फंक्शन के अंदर एक सिंपल स्ट्रिंग दी, बट अगर हमें लोअर फंक्शन के अंदर टेबल का कोई कॉलम प्रोवाइड करना है तो वो आपने प्रैक्टिकली देखा ही था, सेलेक्ट के साथ फंक्शन का नाम और उसके अंदर हम देंगे कॉलम नेम, दैट इज ई नेम हमने दे दिया, कॉलम का जो नया नाम हमें जनरेट करना था वो नाम हमने लिखा, और फ्रॉम के साथ हमने क्या दे दिया, टेबल नेम, दैट इज फ्रॉम EMPL। तो सेलेक्ट लोअर ई नेम फ्रॉम EMPL, तो EMPL टेबल का जो ई नेम वाला कॉलम है वो स्मॉल केसेस में डिस्प्ले हो जाएगा और उस कॉलम की हेडिंग क्या आ जाएगी, ये देखिए इस तरीके से, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, आप चाहें तो लोअर की जगह एलकेस मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था वो था हमारा सब str फंक्शन। सब str और सबस्ट्रिंग दोनों फंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। ये देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन है डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम स्ट्रिंग ABCDEFG, यानी कि हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए और वो भी थर्ड, डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि थर्ड कैरेक्टर से आगे के कैरेक्टर्स चाहिए, और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो 4 कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हम कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सब str, पहले हमने अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड की जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना था, किस पोजीशन से करना था वो लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए इस वाली स्ट्रिंग में थर्ड कैरेक्टर क्या था, C, तो C से के बाद के 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए, C, D, E and F। ठीक है, तो ये पहले हम देंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हम देंगे स्टार्टिंग पोजीशन और उसके बाद देंगे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हमें चाहिए। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसको हम सब str की जगह सबस्ट्रिंग फंक्शन भी लगा सकते हैं, और यहाँ हमने इंडिविजुअल स्ट्रिंग दी है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग की जगह आप कॉलम नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने टेबल का एग्जाम्पल भी दिया है आपको, डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉब्स ऑफ एम्प्लॉयज 8,888 and 8,000
900। ठीक है, जिन एम्प्लॉयज का नंबर 4 टाइम 8 से लेके 8900 के बीच में है, या फिर सॉरी, जिनका एम्प्लॉय नंबर या तो 8888 है या फिर जिनका एम्प्लॉय 8900 है, उन दोनों एम्प्लॉयज के जॉब वाले कॉलम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले करवाने हैं। तो कमांड क्या लिखी, सेलेक्ट सब str, पहले हमने कॉलम नेम लिखा जॉब, कौन सी पोजीशन से डिस्प्ले करवाना शुरू करना है, फर्स्ट से कितने कैरेक्टर्स करवाने हैं, 3 कैरेक्टर्स। फंक्शन कंप्लीट, फ्रॉम के साथ टेबल नेम मेंशन किया, उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है, डेट इज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हमने अपनी कंडीशन लगाई, हमें सिर्फ 2 एम्प्लॉयज का चाहिए था, जिनका एम्प्लॉय नंबर 8888 है या फिर जिनका एम्प्लॉय नंबर 8900 है। तो हमने अपनी कमांड में जो हमारी कंडीशन थी वहां मेंशन कर दिया, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 8 और एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 8900। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये सब str फंक्शन जो है वो वर्क करे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ आप सब str की जगह जो है वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज कर सकते हो। इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, मैं आपको एक बार दोबारा से, हालांकि ये देखिए ये हमने करके दिखाया था, मैं इसे दोबारा से रन कर देती हूँ। पहले मैं यहाँ टेबल दिखाती हूँ आपको, ये EMPL वाली टेबल हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए ये EMPL टेबल थी, हम इसके जॉब वाले कॉलम पे स्ट्रिंग फंक्शन लगा रहे हैं। ये वाली कमांड देखिए, या फिर मैं यहाँ दोबारा ही लिख देती हूँ आपके लिए, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के अंदर हम कॉलम नेम देंगे, तो कॉलम नेम मान लीजिए हमने दे दिया जॉब। जॉब हमें सेकंड पोजीशन से लेके उसके बाद के हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 5 कैरेक्टर्स चाहिए, स्पेस फ्रॉम टेबल नेम EMPL। ठीक है, अब जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें जॉब वाले कॉलम के सेकंड पोजीशन से लेके 5 कैरेक्टर्स तक के मिलेंगे। अगर 5 है तो 5 मिलेंगे, 5 से कम है तो 5 से कम मिलेंगे। ये देखिए क्लर्क वाले केस में सेकंड से डिस्प्ले शुरू होगा तो LERK, सेल्समैन के केस में ALESM, क्योंकि टोटल हमें मैक्सिमम 5 डिस्प्ले करवाने हैं अगर है तो। अगर 5 कैरेक्टर्स है ही नहीं तो जितने हैं उतने हो जाएंगे, नहीं तो। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ये हमें मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स मिले हैं और बिगनिंग क्या है, सेकंड कैरेक्टर है। अगर हम यहाँ 1 दे देते हैं तो आप इसे ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, 1 से स्टार्ट होके बिगनिंग के 5 कैरेक्टर्स। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन में जो है हम पहले कॉलम का नाम या फिर स्ट्रिंग लिखते हैं, फिर स्टार्टिंग पोजीशन का इंडेक्स और फिर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो हम मेंशन करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट देखिए ट्रिम फंक्शन है। मैंने बताया था ट्रिम फंक्शन क्या करता है, वो दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो यहाँ B से पहले भी स्पेस था, 1 के बाद भी स्पेस था, तो इसने दोनों साइड के स्पेसेस को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। L ट्रिम होता तो सिर्फ लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करता, और अगर R ट्रिम होता तो सिर्फ राइट साइड का स्पेस रिमूव करता। बट यहाँ पे क्योंकि ये ट्रिम फंक्शन है तो इसने दोनों ही साइड के स्पेसेस को क्या किया है, रिमूव किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले पोजीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर। अब कॉर्पोरेट फ्लोर में और की ऑकरेंस डिस्प्ले करवानी है। अब यहाँ पे इसमें और जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार ये देखिए यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है। बट इन str फंक्शन जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस हमें रिटर्न करता है। तो ये हमें कौन सी पोजीशन रिटर्न करेगा, 2, क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, 2। तो ये देखिए यहाँ हमें आउटपुट में क्या मिला है, 2 मिला है, क्योंकि ये जो सबस्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है ये हमारी स्ट्रिंग में फर्स्ट टाइम हमें कहां पर मिली, सेकंड पोजीशन पे। तो हमने 2 रिटर्न कर दिया और आगे के हमने चेक ही नहीं किए। अब यहाँ तो हमने ये सिंगल स्ट्रिंग पे अप्लाई किया था, अगर आपको इसे टेबल पे अप्लाई करना है तो आप इसे टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग LE इन द फील्ड जॉब ऑफ टेबल EMPL, कि जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो जॉब वाला कॉलम है उसमें हमें देखना है कि क्या हर जॉब के अंदर LE आता है तो किस पोजीशन पे आता है। तो अगर LE जो है वो जॉब वाले कॉलम में एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा, नहीं करता होगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा।
अब इसे वेरीफाई करने के लिए हमें बार बार टेबल ना ओपन करनी पड़े, इसलिए हमने क्या किया, सेलेक्ट क्वेरी में दोनों कॉलम्स ले लिए। सेलेक्ट जॉब यानी कि पूरी जॉब का नाम भी डिस्प्ले हो, और उसके बाद हमने इन str जॉब कोमा le वाला फंक्शन लगाया कि जॉब के अंदर le की पोजीशन रिटर्न हो जाए। इस कॉलम को नाम दे दिया le इन जॉब और फिर फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो सेलेक्ट जॉब इन str फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम। अब जब इसे एग्जीक्यूट किया तो एक तो हमारा क्या डिस्प्ले हुआ, जॉब डिस्प्ले हुई, और दूसरा le की पोजीशन उस जॉब में कहां पे है वो। अब ये देखिए, फर्स्ट जो था वो क्लर्क था, क्लर्क में le कहां पे मिल रहा है, सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड। सेल्समैन में ये थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ 3 आ गया, अगेन सेल्समैन में 3। मैनेजर में le वाली स्ट्रिंग ही नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल लेटर को भी देख पाओ कि e तो आ ही रहा है तो e का नंबर रिटर्न कर दिया, हमें पूरा le ढूंढना है। अगर एक सिंगल लेटर है तो उससे आपका काम नहीं होगा, पूरी सब स्ट्रिंग जो है वो होनी चाहिए। तो मैनेजर में le एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए 0। सेल्समैन के लिए 3, अगेन मैनेजर्स के लिए 0। एनालिस्ट में l है बट l के साथ e नहीं है, तो le वाली तो नहीं है, तो इसलिए एनालिस्ट में भी 0। प्रेसिडेंट में भी 0, सेल्समैन और क्लर्क में है हमारा, तो उसमें उनकी पोजीशंस जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब आती है हमारी नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट है हमारी लेंथ। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग कैंडिडेट। अगर आपको देखना है कि इस गिवन स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो आप क्या करोगे, लेंथ फंक्शन लगा दोगे, सेलेक्ट लेंथ कैंडिडेट, और उसके बाद सीधा सेमीकोलन लगा दो, तो ये क्या करेगा, कैंडिडेट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज 7 आपको रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ आपको कॉलम नेम भी चाहिए था, तो आपने स्पेस देके कॉलम नेम जनरेट कर दिया, लेंथ इन कैरेक्टर्स, तो ये डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ एक चीज और, आई डोंट नो मैंने आपको बताई है या नहीं बताई, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो रहे हो। मैंने जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो मैंने जब भी कॉलम नेम जनरेट किया, मैंने एज कीवर्ड का यूज किया है। ठीक है, और यहाँ आप अपनी बुक में देख रहे होगे कहीं कहीं पे एज लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों ही सिंटेक्स सही होते हैं। MySQL के अंदर आप एज लिखो या नहीं लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, वो कॉलम एलियास जो है जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन, ये हमने जो लेंथ लगाया था ये हमने एक सिंगल स्ट्रिंग पे लगाया था, बट अगर सिंगल स्ट्रिंग की जगह हमें टेबल के किसी कॉलम पे ये फंक्शन अप्लाई करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये उसका नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स एंड द नेम लेंथ फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नंबर 8888 एंड एम्प्लॉय नंबर 8900। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय नंबर 8888 है और जो एम्प्लॉय नंबर 8900 है, इन दोनों एम्प्लॉयज के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, और नेम के साथ साथ उनके नेम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो भी जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास दोनों एम्प्लॉयज के नेम डिस्प्ले हो गए, और इनके नेम की जो स्पेलिंग थी उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे हमारे, 5। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, 5 जो है वो डिस्प्ले हो गया। Now our next example is write a query to extract institute code from a string USA/23/67/09. The first 3 characters tell the institute code. यानी कि अब हमें क्या करना है कि हमें इस स्ट्रिंग के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिससे हम किसी स्ट्रिंग के बिगिनिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका वैसे तो एक तरीका आपके पास वो भी हो सकता है, आपने सबस्ट्रिंग मेथड पढ़ा था, तो आप यहाँ सबस्ट्रिंग लगा दीजिए, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, और राउंड ब्रैकेट्स में ये स्ट्रिंग लिखने के बाद पहले पोजीशन दे दीजिए 1 और उसके बाद दे दीजिए 3, उससे भी हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इजी मेथड हमारे पास कौन सा है कि जब हमें पता है कि हमें बिगिनिंग के 3 चाहिए, यानी कि लेफ्ट मोस्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो फिर हम क्यों पोजीशन स्पेसिफाई करें, हम सिंपली क्या यूज करेंगे, लेफ्ट मेथड, दैट इज सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमने फंक्शन का नाम दिया दैट इज लेफ्ट, और उसमें हमने ये स्ट्रिंग पास की, और फिर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए हमने उतने नंबर यहाँ पे मेंशन किया, तो हमें इस स्ट्रिंग के बिगिनिंग के 3 कैरेक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, USS। इसी तरीके से नाउ राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग
फ्रॉम स्ट्रिंग क्वाड्रेटिकली, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें क्या स्टोर है, क्वाड्रेटिकली, which should be 6 characters long and start from the 5th character of the given string। अब ये कह रहा है कि आपको एक सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि इस स्ट्रिंग के 5th कैरेक्टर से शुरू हो रही है, 5th कैरेक्टर यानी कि R से शुरू हो रही है और 6 कैरेक्टर्स लंबी है, यानी कि RATIC एंड A, ये 6 कैरेक्टर्स आपको चाहिए। तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, एक तो सबस्ट्रिंग मेथड ही है हमारे पास कि हमने सबस्ट्रिंग मेथड के अंदर स्ट्रिंग लिखी, फिर लोकेशन दे दी यानी कि 5th, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए। बट मैंने आपको बताया था कि सेम सबस्ट्रिंग के जैसे ही हमारे पास एक और मेथड कौन सा होता है, मिड मेथड। तो हम यहाँ सबस्ट्रिंग या मिड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स दोनों का जो है वो बिल्कुल सेम है कि पहले हमने स्ट्रिंग मेंशन की, उसके बाद हमने पोजीशन मेंशन की जहां से हमें एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मेंशन किया। तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, हमें आउटपुट में जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए थे 5th पोजीशन से लेके आगे के 6 कैरेक्टर्स, वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये देखिए स्ट्रिंग के हमारे जितने भी फंक्शन थे, टेक्स्ट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी आते हैं न्यूमेरिक फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं मैथ फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, कैर फंक्शन हमने पढ़ा, कैर के बाद हमने सबस्ट्रिंग फंक्शन, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, लेंथ फंक्शन, मिड फंक्शन, instr फंक्शन आपने पढ़ा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस को कवर किया। अब बारी है न्यूमेरिक फंक्शंस की। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन में, find out the remainder of 11 divided by 4 and displays 3 raised to the power 2। अब क्वेश्चन में आपको दो चीजें बोली गई हैं। एक तो आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर बताना है जब 11 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताना है, आपको डिस्प्ले करना है 3 की पावर 2। यानी कि अब आपको ये दो काम करने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो काम है कि हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है 11 को 4 से डिवाइड करके। तो ये काम हम किस फंक्शन की हेल्प से करते हैं, मोड फंक्शन की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, मोड फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट दे देंगे 11, 4। और दूसरा काम जो है 3 की पावर 2, ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पावर फंक्शन की हेल्प से, कि पावर फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट क्या दे देंगे, 3, 2, ठीक है। तो इसलिए इसकी हम कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हम अपने दोनों फंक्शंस लिख देंगे, मोड 11, 4, और इस कॉलम का नाम हमने क्या रख दिया, मॉड्यूलस। फिर कोमा लगा के हमने हमारा नेक्स्ट फंक्शन लिखा, पावर फंक्शन, पावर 3, 2, और स्पेस देके हमने इस कॉलम का नाम क्या रख दिया, रेज्ड। तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, 11 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें कितना मिला, 3, और 3 रेज़ टू दी पावर 2 का आउटपुट हमें क्या मिला, 9, ठीक है। Similarly, if you want to truncate the value 15.79 to 1 decimal, अगर आप 15.79 को 1 डेसिमल तक ट्रंकेट करते हो, तो इसका मतलब आपको डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट रखना है। तो इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, हमें सिर्फ एक ही प्लेस तक चाहिए। तो हम लास्ट वाले डिजिट को क्या कर देंगे, ट्रंकेट कर देंगे, और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 15.7। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया भी था, अगर यहाँ ट्रंकेट की जगह हमने राउंड फंक्शन यूज किया होता तो हमें आउटपुट क्या मिलता, 15.8 मिलता, क्योंकि हमारा यहाँ नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है। तो राउंड ऑफ अगर करते तो 15.8 मिलता, ट्रंकेट किया है तो 15.7 ही रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अब ये हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द करंट डेट ऑन योर सिस्टम। हमें अपने सिस्टम पे जो करंट डेट है वो डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए आपके पास दो फंक्शंस थे, कर डेट या करंट अंडरस्कोर डेट। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ इन्होंने यूज किया है कर डेट फंक्शन, तो उससे करंट डेट जो है वो डिस्प्ले हो गई, जो भी हमारे सिस्टम की होती है। Now next example is write a query to display date after 10 days of current date on your system। अब ये देखिए, ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन आया। हमें ये तो पता है कि हम करंट डेट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, लेकिन करंट डेट से 10 डेज बाद की अगर डेट हमें डिस्प्ले करवानी है, तो
तो वो हम कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी डेट में जो है वो 10 ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ये कर डेट फंक्शन जो है वो डेट डाटा टाइप रिटर्न करता है, तो जब डेट डाटा टाइप में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो डेट ही फर्दर प्रोसीड होती है। तो करंट डेट में जब 10 ऐड किया तो वो 10 डेज एक्सटेंड हो जाएगी। और ये देखिए आउटपुट में आपको यहाँ पे क्या मिला, ठीक है। When you add a number to a date, then returned value is not formatted as date. क्योंकि जब हम डेट में कुछ भी ऐड करेंगे तो फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा और वो डेट टाइप का नहीं रहेगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हमने क्वेरी को सॉल्व किया, तो हमने क्वेरी क्या सोच के सॉल्व की कि करंट डेट से हमें डेट मिल जाती है और हमें 10 डेज आगे की डेट चाहिए, तो हमने उसमें क्या किया, 10 ऐड कर दिया। बट इसका आउटपुट हमें क्या मिला? आउटपुट जो हमें मिलेगा वो 10 नहीं मिल, मतलब वो 10 डेज एक्सटेंड तो हो जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है वो डेट टाइप का नहीं रहेगा। अब डेट में 10 ऐड किया है तो ऑब्वियसली 10 डेज ही बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पर डेट क्या थी, 2009, 6 और 3, यानी कि 3 जून 2009। और जब इस डेट में 10 ऐड किया तो यहाँ पे देखिए ये सिंटैक्स तो डेट फॉर्मेट का नहीं रहा, पर नंबर्स पे ध्यान दीजिए, 2009, 06 और उसके बाद क्या है 13। पहले 3 था, 3 में 10 ऐड किया तो क्या मिल गया, 13 मिल गया। तो अब ये 13 जून 2009 बन गया। सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है क्योंकि हमने इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन किया था, लेकिन पर्पस जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि करंट डेट में 10 जो है वो ऐड होके डिस्प्ले हो गया है। तो क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हुई, सिर्फ जो फॉर्मेट है वो उसका डेट टाइप का नहीं रहा। राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम अ गिवन डेट टाइम वैल्यू। आपके पास ये डेट टाइम की एक वैल्यू गिवन है, आपको इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो डेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने पढ़ा था कौन सा फंक्शन होता है, डेट फंक्शन। मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए मंथ फंक्शन होता है और ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ईयर फंक्शन होता है। अब हमें यहाँ पे डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हमने डेट फंक्शन यूज किया। तो सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट के अंदर हमने फंक्शन का नाम लिखा, डेट इज डेट, और उसके अंदर हमने हमारी जो ये डेट टाइम की वैल्यू थी वो प्रोवाइड कर दी। तो अब ये जो डेट टाइम वाली हमारी वैल्यू है, हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारी डेट है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये जब हमने डेट टाइम को एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ से हमें सिर्फ जो हमारी डेट थी वो हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट मंथ पार्ट फ्रॉम 3rd February 2009। अगर आपको इस डेट में से सिर्फ मंथ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मंथ, और फिर यहाँ पे हमने डेट मेंशन कर दी। 3rd February 2009 को आप डेट के फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2009-02-03। थर्ड इज द डेट, सेकेंड मंथ जो है फरवरी जो है वो सेकेंड मंथ होता है, इसलिए 02 2009 जो है वो हमारा ईयर है। तो जब हमने इसमें डेट मेंशन की तो यहाँ से मंथ एक्सट्रैक्ट होके हमें क्या मिला, 2 मिला। अब यहाँ पे एक चीज और जो आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे ही अगर हमने ईयर मेंशन किया होता तो हमें क्या मिलता, 2009 मिलता, और अगर हमने डेट मेंशन की होती तो हमें क्या मिलती, 3 मिलती। इस केस में भी यहाँ पे देखिए डेट टाइम में इन्होंने पूरी डेट आउटपुट में शो की हुई है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमें आउटपुट में सिर्फ डेट मिलती है। तो आई डोंट नो कि इन्होंने कौन सा वर्जन ये यूज किया है, क्योंकि डेट फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, मंथ फंक्शन सिर्फ मंथ, और ईयर फंक्शन जो है वो सिर्फ ईयर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे बाद में प्रैक्टिकली। अभी हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट जो है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। अगर हमें करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमने क्या मेथड यूज किया है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमने नाउ मेथड यूज किया, तो उससे हमारा करंट डेट और टाइम जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट थी राइट अ क्वेरी टू इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड सिस डेट, कि सिस डेट और नाउ में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेरी लिखी नाउ, सेलेक्ट नाउ स्लीप टू नाउ। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमें करना क्या था, हमें नाउ और सिस डेट का डिफरेंस मेंशन करना था। तो पहले जो हमने एक सेलेक्ट क्वेरी लिखी उसमें हमने सिर्फ नाउ यूज किया है, तो सेलेक्ट नाउ स्लीप टू नाउ। तो
फर्स्ट नाउ का आउटपुट देखिए 2009 06 03 15 32 34, ठीक है। 2 सेकंड्स के लिए उसे स्लीप किया, उसके बाद दोबारा से नाउ फंक्शन को रन किया, तो आउटपुट क्या आया हमारा, ये देखिए 2009 06 03 15 32 34, ठीक है। अब ये तो हो गया नाउ का आउटपुट। अब हम देख लेते हैं सिसडेट का आउटपुट, तभी तो हमें दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि हमें दोनों का कंपैरिजन करना है। तो अब जब हमने सिसडेट अप्लाई किया, सेलेक्ट सिसडेट स्लीप टू सिसडेट, स्लीप टू का मतलब होता है 2 सेकंड्स के लिए स्लीप हो जाए, ठीक है। नाउ के केस में हमें 2 सेकंड के लिए स्लीप करने से पहले भी वही आउटपुट मिल रहा था, बाद में भी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था आउट। बट सिसडेट में देखिए, जब फर्स्ट टाइम सिसडेट एग्जीक्यूट हुआ तो आउटपुट क्या मिला, 2009 06 03, टाइम क्या है 15 33 15, ठीक है। 2 सेकंड के लिए वो स्लीप हो गया, फिर दोबारा से उसने सिसडेट एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट क्या आया, डेट तो वही सेम है 2009 06 03, बट टाइम देखिए 15 33 17। अगर आपको याद हो तो क्या सिसडेट के फंक्शन में जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, कि सिसडेट जो है वो हमारे सिस्टम का डेट और टाइम शो करता है, ठीक है। सिस्टम का डेट और टाइम मतलब जो बिल्कुल करंट डेट टाइम होता है, वो जब पहले सिसडेट एग्जीक्यूट हुई तो हमारे सिस्टम में टाइम हुआ था 15 आवर्स 33 मिनट्स 15 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड्स के लिए वो स्लीप हो गया, फिर उसने जब दोबारा एग्जीक्यूट किया, ऑब्वियसली 15 सेकेंड्स किसमें कन्वर्ट हो चुके होते हैं हमारे सिस्टम में उस टाइम 17 सेकेंड्स में, तो उसने दोबारा से जब डिस्प्ले किया तो हमारा टाइम जो है वो चेंज्ड आया। लेकिन नाउ के केस में हमारे सिस्टम का डेट टाइम एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए वहां इन दोनों आउटपुट्स में कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है। नोटिस दैट इन फर्स्ट क्वेरी द नाउ गिव्स द सेम वैल्यू इवन आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद भी उसने सेम आउटपुट दिया, बट सिसडेट वैल्यू हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 सेकेंड बिकॉज ऑफ स्लीप टू, कि नाउ के केस में 2 सेकेंड की स्लीप से कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट सेम है, बट सिसडेट में 2 सेकेंड के बाद जब आउटपुट आया तो वो 2 सेकेंड इंक्रीज होके आया है। तो सिसडेट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करंट टाइम शो करता है हमारे सिस्टम का, बट नाउ के केस में ऐसा नहीं होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंपेयर द अबव टू रिजल्ट्स, the now function will return the same result even after you use it multiple times in the same statement, even after creating delays such as through sleep that created delays of the seconds। ये क्या कह रहा है कि now function जो है वो हमेशा सेम रिजल्ट जो है रिटर्न करेगा एक स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार नाउ को रन करेंगे वो सेम रिजल्ट देगा, लेकिन एक एसक्यूएल क्वेरी में, एक एसक्यूएल कमांड में, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर आप नाउ को 1 बार कॉल करो, 4 बार कॉल करो या 10 बार कॉल करो, वो आपको आउटपुट सेम देगा, चाहे आपने उसके बीच में डिलेज भी क्रिएट किए हों। डिलेज हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, स्लीप की हेल्प से। स्लीप टू का मतलब क्या होता है कि सिस्टम 2 सेकेंड के लिए स्लीप हो गया, हमारे आउटपुट में डिले हो गया, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज द नाउ फंक्शन रिटर्न द बिगिन टाइम ऑफ द स्टेटमेंट। अब ये होता है मेन डिफरेंस दोनों फंक्शंस के अंदर। सिसडेट जो है वो तो एग्जीक्यूशन का करंट टाइम डिस्प्ले करता है, लेकिन नाउ फंक्शन जो है वो जिस टाइम आपने स्टेटमेंट को रन करना शुरू किया था वो वाला टाइम देता है। तो एक स्टेटमेंट के अंदर आपने चाहे 1 बार नाउ यूज किया या 10 बार, हर बार आपको उस स्टेटमेंट का बिगिनिंग टाइम ही रिटर्न होगा, तो इसलिए आउटपुट जो है वो सेम रहता है। लेकिन सिसडेट के केस में सिसडेट क्या रिटर्न करता है, whereas sysdate function return the execution time of its own। sysdate function जो है वो अपना खुद का एग्जीक्यूशन टाइम रिटर्न करता है, ना कि स्टेटमेंट का, ठीक है। तो स्टेटमेंट किसी भी टाइम बिगिन हुई हो, sysdate फंक्शन जिस टाइम रन हुआ है वो उसी टाइम को शो करेगा, that is at what time it started to execute, यानी कि sysdate जब रन होना स्टार्ट हुआ है वो उस टाइम को रिटर्न करेगा। After reading these lines, compare the above results once again. Now you will clearly understand the difference between the functionality of the two functions, now and
स्टेट। तो आई होप आपको इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही जितने भी MySQL के फंक्शंस हैं, चाहे वो स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शंस हैं या फिर मैथ्स और न्यूमेरिक फंक्शंस हैं या फिर डेट टाइम फंक्शंस हैं, आई होप आपको वो सारे फंक्शंस समझ में आए हों, उनमें कोई डाउट ना हो। बट फिर भी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी फंक्शन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो जरूर पूछिए। आई विल बी ग्लैड अगर मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। उसके साथ साथ मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। बाय बाय।